बहुत ही इजी वे में आप सीखोगे और मैं कह रहा हूं लेक्चर के एंड में आप नाम लिखना सीख जाओगे, ये कंफर्म है। कॉपी पेन उठा लीजिए, काम करते रहिए, बिल्कुल भी नाटकबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो आज अपन क्या लेकर आए हैं इस आधार जेईई बैच में। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा था। कार्बन क्या क्या बिहेवियर शो करता है उसके बारे में सीखा था। कार्बन के रीअरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सीखा था। एलोट्रोप्स नाम दिया था उसका, जहां पर आपने ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन पढ़ा था। याद है आपको? फुलरीन याद है? एक 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड से बनकर एक फुटबॉल जैसा शेप होता था। C60 बोलते थे उसको, जिसे हम नाम देते थे फुलरीन। ग्रेफाइट कैसा था? ग्रेफाइट में कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड थे, और जब 3 कार्बन कनेक्टेड थे इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वैलेंसी फ्री थी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए गुड इंडक्टर था, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर डायमंड की बात करूं तो डायमंड में कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड थे, और हर एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड है, मतलब किसी भी कार्बन पे कोई फ्री वैलेंसी नहीं होगी। और जब फ्री वैलेंसी नहीं होगी तो आप मुझे बताइए क्या वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं होंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई चार्ज नहीं क्रिएट होता। इसका मतलब क्या वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे? इसका मतलब ये कहानी हमने सीख ली थी। तो अब हमें पढ़ना है कार्बन के और अच्छे नॉलेज के बारे में कि कार्बन और क्या क्या करता है। बेटा, कार्बन की एक प्रॉपर्टी थी, कार्बन काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी काफी थी। वो चीजों को कनेक्ट करता हुआ काफी लॉन्गेस्ट चेन में काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकता है। लेकिन जब बहुत बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म हुए तो अब उनके लिए क्या रूल बनाए गए, उन्हें पहचाना कैसे गया, इसके लिए टॉपिक लेकर आए हैं नॉमेनक्लेचर। तो आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। यहां हम क्या करने वाले हैं? यहां हम कार्बन के जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके नाम लिखने के जितने रूल्स हो सकते हैं, उसकी नेमिंग के जितने भी रूल हैं, उन्हें फॉलो करते हुए नाम लिखना सीखेंगे हम यहां पर। अब मुझे आप बताइए कि नाम लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? जब कार्बन मिला तो सबको ऐसे कार्बन से रिलेट करता हुआ नाम बोल देते आप। तो प्रॉब्लम यहां नहीं आती है, प्रॉब्लम वहां आती है जब मान लीजिए आपके पास 5 चीजें हैं। 5 चीजों को याद रखना आपके लिए इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अगर यही 50 हो जाए तो थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर यही 500 हो जाए थोड़ा और टफ हो जाएगा, 5000 हो जाए और ज्यादा टफ हो जाएगा। मतलब तब आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे कि ऐसा है तो भैया ये इस कॉलम में आना चाहिए, ऐसा है तो ये रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब आपने कई सारे फिर रूल फॉर्म करने होंगे। हम यही आज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जब यहां पर बहुत बड़े नंबर ऑफ लार्ज कार्बन कंपाउंड्स बन रहे थे तो क्या इन्हें कहीं ना कहीं डील करना टफ था? बिल्कुल टफ था। इसी टफनेस को दूर करने के लिए हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? उसकी नेमिंग। क्या वो नेमिंग बहुत इजी है? बहुत इजी नेमिंग है बेटा, बहुत ही इजी वे में आप सीखोगे और मैं कह रहा हूं लेक्चर के एंड में आप नाम लिखना सीख जाओगे, ये कंफर्म है। इसलिए लगे रहिए और लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कहीं ना कहीं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाम हम लिख सकते हैं वही हमें आज देखना है। चलिए यहां पर कुछ पॉइंट जरा ध्यान देंगे कि क्या क्या पॉइंट जरूरी होते हैं। जैसे अभी तक हम बात करें तो हमने यहां पर कौन से फॉर्म पढ़ रखे हैं? हमने यहां पर कंडेंस्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ले लिया। मान लीजिए कुछ ऐसा है जहां पर मैंने प्रॉपर में कार्बन को भी शो किया है, यहां पर उसकी फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन को भी शो किया है। जब हम इन दोनों को शो करते हैं ना तो इस फॉर्म को हम नाम देते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्या फॉर्म देते हैं? क्या नाम देते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म को अगर मैं लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहूं, लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चेंज करना चाहूं, तो लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट का क्या मतलब है बेटा? लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट का सिंपल सा मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेट करता हुआ मॉलिक्यूल मिल रहा है मेरे पास, और मुझे उसे कहीं ना कहीं लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहां पर कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि अगर मैंने हाइड्रोजन को शो कर ही दिया तो फिर कंडेंस फॉर्म और लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या डिफरेंस रहेगा?
कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को हम किस तरीके से समझते हैं बेटा, इसके तरीका है कि अगर यहां पर ये एक एंड है, ये एक दूसरा एंड है, इसका मतलब ये दोनों एंड कौन से हैं, ये दोनों एंड कार्बन के। ये दोनों एंड कौन से हैं, कार्बन के। मान लीजिए मैंने यहां पर एक और लाइन खींच दी, तो यहां पर ये तो कार्बन है ही, ये भी कार्बन है, और कहीं ना कहीं ये लास्ट वाला पॉइंट ये भी क्या है, कार्बन है। अब किसी ने कहा सर क्या बीच में भी कार्बन होंगे? नहीं बेटा, या तो टर्मिनल पॉइंट्स होगा या इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, या टर्मिनल पॉइंट्स होंगे या इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन थे, तो क्या मुझे यहां पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे एक चौथा कार्बन ड्रॉ करना होगा या नहीं करना होगा? इसका मतलब अब मुझे आप बताइए, क्या ये भी एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है जहां पर कार्बन के साथ 3 H है? अब मैं पहचानूंगा कैसे? अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस लास्ट वाले कार्बन पे मुझे आप बताइएगा कितनी वैलेंसी यहां पर फ्री है। क्या इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है? और जब इसने एक बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर एक कहीं ना कहीं वैलेंसी बिजी है तो फ्री वैलेंसी क्या होंगी, फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन होंगी। अगर मैं यहां की बात करूं तो मुझे आप बताइएगा इस कार्बन पे क्या कहीं ना कहीं 2 वैलेंसी बिजी है, एक ये बिजी है और एक ये बिजी है। तो 4 में से अगर 2 वैलेंसी बिजी है, इसका मतलब कितनी वैलेंसी बच रही है, 2, और 2 वैलेंसी बच रही है, इसका मतलब वो दोनों ही क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। अगर मैं यहां की बात करूं तो मुझे यहां भी क्लियरली ये दिख रहा है कि यार जब मेरे पास 2 वैलेंसी यहां पर भी बिजी है तो 2 वैलेंसी फ्री होंगी, और जब 2 वैलेंसी फ्री होंगी इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। लास्ट वाले में देखिए, क्या यहां पर एक ही वैलेंसी है जो बिजी है, और जब एक ही वैलेंसी बिजी है इसका मतलब यहां पर कितने फ्री वैलेंसी है, 3, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 3। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो हमने कंडेंस फॉर्म दिखा है और जो लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस यह आता है बेटा कि कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, कभी भी लाइन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जनरली एकदम इस तरीके से दिखना चाहिए था, बस सिंपल। हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि यहां 3 हाइड्रोजन है, हमें पता है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, हमें पता है कि यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हैं, 3 है, लेकिन मुझे शो नहीं करना होता है। यही है लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। क्या आपको ये क्लियर होता है? चलिए आगे की बात करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल है मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3। क्या मुझे दिख रहा है कि यहां 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है, कुछ इस तरीके से लगे। तो अगर मैं इन्हें लाइन स्ट्रक्चर में सोचूं तो लाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेटा? देखिए ऐसा कुछ, ऐसा एक इंटरसेक्शन एंड देन ये, फिर इंटरसेक्शन, देन ये। जरा ध्यान से देखिएगा मैं बना रहा हूं, क्या मेरा यहां पर इस तरीके से बनाना बिल्कुल सही होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि यहां पर क्या किया है मैंने, यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो आपको दोनों कार्बन दिख रहे हैं। यहां पर बीच वाला कार्बन भी आपको दिख रहा है, यहां पर आपको CH2 वाला कार्बन भी दिख रहा है और यहां पर आपको CH3 वाला कार्बन भी दिख रहा है। मतलब अगर मैं लाइन स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंडेंस फॉर्म और लाइन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कंडेंस फॉर्म में हाइड्रोजन और कार्बन को हम शो करते हैं और लाइन स्ट्रक्चर में हम शो नहीं करते। आपको यह लग रहा होगा सर आप कंडेंस फॉर्म को लाइन स्ट्रक्चर में क्यों बना रहे हो, क्या जरूरत है? जब हमने कंडेंस फॉर्म ही पढ़ रखा है तो एक नई चीज जानने की क्या जरूरत है? यह आपको तब फील होगा बेटा जब अपने पास कोई कंपाउंड फॉर्म करने होंगे ना, तो आप ये कार्बन्स कार्बन्स लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसे देखना भी इजी होता है और यहां पर चीजें बहुत क्लियर दिख जाती हैं। बस माइंड में क्या होना चाहिए? माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और जो फ्री वैलेंसी होती है वो फ्री वैलेंसी क्या होती है? वो फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन होती है। क्या आपको क्लियर होता है? चलिए एक और जरा एग्जांपल देखिएगा, यहां पर एक एग्जांपल और देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ऐसा लिखा हुआ है CH2 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 एंड CH2। इस तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो कि कंडेंस फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कंडेंस फॉर्म में, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर यह भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस कंडेंस फॉर्म को जब मैं लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा तो क्या मेरे पास ये लाइन स्ट्रक्चर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना? मैंने सिंपल इसको देखा और मुझे पता है यार, मुझे पता है कि यहां पर CH2 है,
मुझे पता है कि यहां पर CH2 है, यहां CH2 है और यहां CH2 है, लेकिन क्या मुझे हाइड्रोजन को शो करना होगा? हाइड्रोजन को शो नहीं करना होगा। क्या यहां पर बात क्लियर हो जाती है? चलिए एक एल्कीन और एक एल्काइन से रिलेटेड भी अपन एक एग्जांपल करते हैं जिसमें कंडेंस फॉर्म और लाइन स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बात करें यहां पर लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्म की, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है कंडेंस फॉर्म और यहां पर मैंने दिया है लाइन स्ट्रक्चर। आपको ट्राई करना है बेटा, आपको ट्राई करना है, जरा ध्यान से ट्राई करिएगा। मैं आपको यहां पर एग्जांपल बनाऊंगा, आप उसका आंसर ड्रॉ करोगे। जरा ध्यान से बेटा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। CH2 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 एंड CH2, ऐसा कुछ बना हुआ है। आपको काउंट करना होगा, आपको सोचना होगा कि यहां पर किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूं। चलिए ट्राई करते रहिए बेटा, ट्राई करते रहिए। यहां लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक और एग्जांपल करते हैं। आप फटाफट इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाइए बेटा, लाइन स्ट्रक्चर बनाने में बिल्कुल गलती नहीं होगी बेटा, बिल्कुल गलती मत करिएगा। CH2 एंड CH3। चलिए 3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल को जरा ड्रॉ करते हैं और इसका कंडेंस फॉर्म से लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान लगाकर बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा, सही करते रहिए। चलिए, क्या आपको पहले में आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, और जब 5 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं तो आपने यहां पर ये मॉलिक्यूल फॉर्म किया होगा। क्या ये साइक्लिक फॉर्म है इसका? जहां पर मैंने इसमें कोई भी हाइड्रोजन शो नहीं किया है, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में हाइड्रोजन शो करते हैं लेकिन लाइन स्ट्रक्चर में हम शो नहीं करते हैं। जरा यहां से ध्यान से देखिएगा, क्या आपको यहां एल्कीन दिख रही है, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताइए बेटा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरा अगले 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 एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, देन सिंगल सिंगल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से अगर मैं इस कंडेंस फॉर्म को बनाऊं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये लीनियर बनेगा क्योंकि sp क्या होता है? लीनियर होता है, और इस तरीके से ये ऐसे बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 और ये 4। कभी कभी बच्चों को यह लगता है कि सर अभी आपने कहा था लाइन के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। बेटा लाइन का बीच नहीं है, वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है और लीनियर मॉलिक्यूल को आप किसी भी एंगल में नहीं बना सकते। आप लीनियर मॉलिक्यूल को कहीं ना कहीं लीनियर शेप में बनाओगे, और जब लीनियर शेप में बनाओगे तो आपको क्लियर पता लगना चाहिए कि यहां पर किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब मैं आपको लाइन स्ट्रक्चर दूंगा और आपसे कंडेंस फॉर्म पूछूंगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं? अब मैं आपसे लाइन स्ट्रक्चर गिवन देकर और कहीं ना कहीं कंडेंस फॉर्म पूछने वाला हूं। तो जरा देखिएगा एग्जांपल, आपको सोचना होगा बेटा, आपको जानना होगा। कुछ इस तरीके से मैंने ऐसे कर लिया है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो लीनियर ना देकर इसे ऐसे दिया गया। ठीक, चलिए तो ये है आपका लाइन स्ट्रक्चर। जरा लाइन स्ट्रक्चर से मुझे आप यहां पर कंडेंस्ड फॉर्म बनाकर दिखाइएगा, कंडेंस्ड फॉर्म बना के दिखाइएगा कि कंडेंस्ड फॉर्म किस तरीके से फॉर्म होगा। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से कंडेंस्ड फॉर्म को फॉर्म करना है। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती। इजी चीजें हैं बेटा, इजी है, बिल्कुल गलती मत करो। सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं एक, यहां पर मैंने एक साइक्लिक बना दिया है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड बना दिया है, और यहां पर कुछ ऐसा बना दिया है। तीसरा एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें मैंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, यही गड़बड़ी होने वाली है। अब आपको पहचानना होगा कि कितने कार्बन है, किस तरीके से ये सुटेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए 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 फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या आपको पहले क्वेश्चन में पहले कार्बन देखना होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। क्या ये 4 कार्बन है? लेकिन अगर वैलेंसी को देखूं तो यहां CH होगा। क्यों? क्योंकि 3 वैलेंसी बिजी है, तो 1 हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों वैलेंसी बिजी है तो भैया 0 हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? यहां पर ये OH नहीं लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं 0 हाइड्रोजन। ठीक है,
यहां की बात करूं तो 3 वैलेंसी बिजी है, एक फ्री होगा मतलब एक हाइड्रोजन होगा, 2 वैलेंसी बिजी है मतलब यहां 2 हाइड्रोजन फ्री होंगे। क्या आपको हाइड्रोजन देखना आ गया, हाइड्रोजन को समझना आ गया? अब जब मैं इसको बनाऊंगा तो यहां पर क्या होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यही बनना चाहिए था इसका कंडेंस फॉर्म? देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। यहां पर देखें तो सब पे आपको हाइड्रोजन बस देखने होंगे। क्या यहां पर एक हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी बिजी थी, यहां 2 होगा, यहां 2 होगा। अब आपको पहचान में आना चाहिए बेटा, यहां एक और एक होंगे क्योंकि 3 वैलेंसी बिजी है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पर एक होंगे। यहां की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, और यहां हाइड्रोजन कितने होंगे, यहां हाइड्रोजन 3 होंगे। अब मैं जब बनाऊंगा यहां पर तो मुझे कैसे बनाना चाहिए था, ये रहा C के साथ एक H आएगा, देन CH2, देन CH2, यहां पर बात करूं तो CH आना चाहिए था, डबल बॉन्ड के साथ CH आना चाहिए था, देन CH2, और ये ऐसे बना होगा। ऊपर वाले की बात करूं तो यहां पर CH2 दिख रहा है और यहां मुझे CH3 दिख रहा है। क्या यही बना हुआ है, और कुछ बना नहीं है? ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल भी आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। जरा तीसरे को बताते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा ध्यान से देखिएगा। तीसरे में आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां एक हाइड्रोजन, यहां 0 हाइड्रोजन, और यहां पर भी 0 हाइड्रोजन, और यहां एक हाइड्रोजन। अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं आएगा क्योंकि वहां नहीं है, और ये है CH। क्या ये इसका कंडेंस फॉर्म? तो अपने टॉपिक के पहले पार्ट को सीखा है कि आप कंडेंस फॉर्म से लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस फॉर्म, पूरी तरीके से हाइड्रोजन पहचानना आप आराम से सीख चुके हो। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसमें कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग की, कि नेमिंग करते कैसे बेटा। ठीक है, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से नेमिंग की जाती है। जब मैं यहां पर IUPAC नेमिंग की बात करूंगा, अब हम प्रॉपर वे में IUPAC नेमिंग पे आते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा पूरी चीजों को। हम यहां पर बात करने वाले हैं IUPAC रूल के बारे में। ये रूल किसके लिए बना है? ये रूल बना है नाम लिखने के लिए, किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए ये रूल लिखे गए। ये रूल कैसे, किस तरीके से काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर कुछ चीजें होती है, जैसे आपने बहुत बेसिक पार्ट पढ़ रखा होगा। बेसिक पार्ट क्या पढ़ रखा होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर CH4 है, तो आप इसे मेथेन बोलते होगे। आप इसे क्या बोलते होगे? मेथेन। सही बात है, आप इसे सिंपली क्या बोलते हो? मेथेन। ये हमें सबसे पता होता है, सब कुछ पता होता है। लेकिन क्या मैं इस पार्ट को एक तरीके से एल्केन का नाम दे सकता हूं? मैंने ये एल्क वर्ड क्यों यूज किया है? ये एल्क वर्ड यूज होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में जितने ज्यादा कार्बन होंगे, क्या ये नाम बदलता रहेगा, ये नाम चेंज होता रहेगा? इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं ना कहीं इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जब एक कार्बन है तो मैं इसे मेथेन बोल रहा हूं, मतलब एल्क के फॉर्म में क्या नाम? मेथ आ रहा है। एल्क के फॉर्म में क्या नाम? मेथ आ रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर एक कार्बन की जगह 2 कार्बन होते तो इस एल्क का जो नाम आता वो एल्क का नाम एथ आता। क्या आता? एथ आता। अगर मैं 3 कार्बन की बात कर रहा हूं तो यहीं पर इसका नाम आता है प्रोप आता है। क्या आता है? प्रोप आता है। यहीं पर अगर 4 कार्बन की बात करूं तो नाम क्या आता है? ब्यूट आता है। अगर यहीं मैं 5 की बात करूं तो यहां नाम क्या आता है? पेंट आता है। 6 कार्बन की बात करूं तो नाम क्या आता है? हेक्स आता है। 7 कार्बन की बात करूं तो नाम क्या आता है? हेप्ट आता है। 8 कार्बन की बात करूं तो नाम आता है ऑक्ट। 9 कार्बन की बात करूं तो नाम आता है नोन। और अगर मैं 10 कार्बन की बात करूं तो यह नाम आता है डेक। 10 तक आपको आराम से आइडिया है, आप आराम से इन्हें जानते हैं। अगर मैं 10 से ज्यादा इंक्रीमेंट करता हूं 11 कार्बन या फिर 12 कार्बन की, तो बेटा 11 कार्बन यहां पर इसे बोलते हैं अनडेक। आपने यहां पर कभी कभी यूज किया होगा कि हम कभी भी एक नंबर होता है उसे अन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 की बात करूं
तो 12 कार्बन में यही नाम डूडेक हो जाता है। बस आप यहां तक इसे पूरी तरीके से ध्यान रखें कि किस तरीके से यहां पर डूडेक और ये अनडेक की बात हो रही है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डूडेक। क्या ये आनी चाहिए? स्टार्टिंग की चीजें हैं, बिल्कुल एकदम एकदम स्टार्टिंग, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं बेटा हम आपको। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो बहुत ही प्रॉपर वे में जब आप सीख जाओगे ना, तो आपका 11th वाला जो पोर्शन है ना, वो इजी वे में आपको समझ में आएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से नाम को और अच्छे तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम 10th लेवल में 10th से 11th मूविंग के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं बता सकते अभी, क्योंकि आपने चीजों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो आपको मुझे उतना ही सिखाना है जितना आप आराम से समझ सको, आराम से उसे अप्लाई कर सको और उससे रिलेट करते हुए थ्योरी को आप आगे कंसीडर करते हुए यूज कर सको। ठीक है, ये हमारा मोटिव है पूरी तरीके से। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि जब हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ कार्बन में जब हम यहां वर्ड रूट की बात करेंगे, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है कि कार्बन में, चेन में कितने कार्बन है, उसे नाम देते हैं वर्ड रूट का। उसे नाम क्या देते हैं? वर्ड रूट का। और ये वर्ड रूट ही मैं आपको अभी नाम बता रहा हूं। अब ये कहां यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगली पार्ट की बात करते हैं। अगला एक पार्ट आता है जिसे नाम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से देखिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का सिंपल सा क्या मतलब होता है, पहले ये समझे। जैसे मान लीजिए कोई चेन है, जैसे हमने चेन अभी बनाई थी। ठीक है, आपने चेन फॉर्म देखा था। लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? चेन फॉर्म बोलते हैं। उस चेन को हमें देखना होता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या आपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसा नाम सुन रखा है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं। मुझे यह बताओ, सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब होता है कि किसी एक को रिप्लेस करके उसकी जगह कंटेन करना। किसी एक को रिप्लेस करके उसकी जगह को कंटेन करने को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की बारी आती है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की बारी आती है, तो इसके नेमिंग में एक खास बात क्या आती है बेटा, कि अब ये जो एल्क था, ये एल्क ना होकर एल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइल। इसी आर को हम बोलते हैं एल्काइल। ये आर क्या है? ये आर है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये आर क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक कार्बन होता, तो एक कार्बन में अब CH4 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा CH4? अगर मान लीजिए किसी का CH4 क्यों नहीं लिख रहे हो आप? तो बेटा कार्बन की एक वैलेंसी जुड़ी होगी, कनेक्ट होगी किसी से, तो बाकी बची 3 वैलेंसी ही तो फ्री होंगी। और जब 3 वैलेंसी फ्री होंगी तो उन 3 वैलेंसी का मतलब है वहां 3 हाइड्रोजन होंगे। और जब 3 हाइड्रोजन होंगे तभी तो मैं इसको CH4 नहीं CH3 लिख रहा हूं। तो मुझे बताइएगा, अगर एक कार्बन कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे नाम देते हैं मिथाइल का। यहीं पर मान लीजिए मेरे पास यहां पर C2H5 होता। C2H5 कैसे लिखा मैंने? 2 कार्बन को आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं उस कार्बन को 2 तरीके से आप CH3 लिखते हो। अब सोचो, अगर यहां पर कोई चीज कनेक्ट हो जाए तो क्या इस एक हाइड्रोजन को कम करना होगा? और जब एक हाइड्रोजन को कम करना होगा तो मुझे बताइए, क्या ये CH2 CH3 होना चाहिए था? और CH2 CH3 को अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं तो यही तो C2H5 है। यही तो क्या है? C2H5 है। तो क्या आपको यह समझ में आया कि मैंने ये C2H5 की स्टोरी किस तरीके से लिखी है? ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इस C2H5 की स्टोरी यहां पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं जिससे कि आपको यहां पर क्लियर समझ में आ गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो क्या 2 कार्बन को मैंने एथ बोला था, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कार्बन की बात करूं तो 3 कार्बन में आप हाइड्रोजन जोड़ लो बेटा, जोड़ के भी आप समझ जाओगे कि किस तरीके से C3H7 आने वाला है। और इसे मैं प्रोपाइल बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं?
प्रोपाइल। तो क्या आपको नाम लिखने में देखिए आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, मतलब कहीं मिथाइल, कहीं इथाइल, कहीं प्रोपाइल, और 4 होते तो क्या होता, ब्यूटाइल होता। क्या सही बात है? अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो जो हैलाइड हो। हैलाइड मतलब फ्लोरीन, आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे फ्लोरीन बोलते हो, आप इसे क्या बोलते हो, आप Cl को क्लोरीन बोलते हो, आप Br को क्या बोलते हो, आप ब्रोमीन बोलते हो, और आप आई को क्या बोलते हो, आयोडीन बोलते हो। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किए जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करने पर यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर क्या फ्लोरीन लिखना चाहिए, नहीं। क्या क्लोरीन लिखना चाहिए, नहीं। यहां इसका जो नाम आता है वो हैलाइड की जगह हेलो में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, हेलो। ये वो वाला हेलो नहीं है कि आप हाथ मिला के हेलो कर रहे हो, ठीक है, ये दूसरा हेलो है। ये हेलो है हैलाइड को रिप्लेस करने वाला, मतलब कहीं ना कहीं फ्लोरो है, कहीं ना कहीं क्लोरो है, कहीं ना कहीं ब्रोमो है, और कहीं ना कहीं आइडो है। इसका मतलब ये है इसके प्रॉपर वे में नाम। तो मुझे ये क्लियर पता लग गया कि जब मुझे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा ना, तो मैं एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मीथेन नहीं बोलूंगा, मैं मिथाइल बोलूंगा। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मैं इथेन नहीं बोलूंगा, मैं इथाइल बोलूंगा। उसी तरीके से मैं अगर हैलाइड की बात करूं, तो अगर मेरे पास हैलाइड है तो मैं उसे हैलाइड का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन क्या मैं उसे फ्लोरीन लिखूंगा, नहीं, मैं उसे हेलो वर्ड से सब्स्टिट्यूट करूंगा, हेलो वर्ड से प्रोनाउंशिएट करूंगा। तो क्या फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है। कुछ और यहां पर हम आगे भी सब्स्टिट्यूएंट पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी वो आपके यूज के नहीं है, जैसे नाइट्रो वगैरह, ठीक है। तो लेकिन जितने यूज के हैं वो मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे वो हमारी बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं इसके बेसिक रूल में आता हूं कि क्या पहले लिखना चाहिए, क्या बाद में लिखना चाहिए, किस वर्ड को स्टार्टिंग में लिखे, किसे एंड में लिखे। आप जब भी कोई नाम लिखते हो तो आप पहले फर्स्ट नेम लिखते हो, फिर लास्ट नेम लिखते हो, यही तो करते हो आप। उसे कहीं ना कहीं से, मान लीजिए किसी का नाम है राकेश कुमार, तो कुमार राकेश तो नहीं बोलते हो। ये जनरली वर्ड बोलते भी हैं कहीं कहीं, लेकिन हम इसे जनरली इसे सही नहीं मानते, हम राकेश कुमार ही मानते हैं उस नाम को, ठीक है। तो जरा देखिएगा रूल क्या कहता है, जरा रूल को समझेंगे। बात करते हैं यहां पर रूल की। तो रूल में क्या मतलब है हर एक चीज का जरा समझेंगे। यहीं से स्टोरी पूरी तरीके से शुरू हो रही है बेटा, यहीं पर स्टोरी पूरी तरीके से शुरू हो रही है। तो इसे पूरी तरीके से ध्यान से पूरा ध्यान देना है आपको। कॉपी पेन उठा लीजिए, काम करते रहिए, बिल्कुल भी नाटकबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं प्रीफिक्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या है, पहले। प्री का मतलब क्या है, पहले। जो पहले फिक्स हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स। कहीं ना कहीं प्री का मतलब क्या है, पहले, मतलब सबसे पहले किसको लिखना चाहिए, प्रीफिक्स को लिखना चाहिए। सबसे पहले किसको लिखना चाहिए, प्रीफिक्स को लिखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि क्या क्या इसके बाद आना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रीफिक्स के जस्ट बाद आता है वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। अभी हमने वर्ड रूट के बारे में सुना था। वर्ड रूट किसे बताता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। वर्ड रूट किसे बताता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तो ये बात हो गई किसकी, वर्ड रूट की बात हो गई, ठीक। चलिए, तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है वो तीसरा पार्ट है अपने पास सफिक्स का। वो तीसरा पार्ट क्या आता है, वो आता है सफिक्स। मतलब ये नाम लिखने का तरीका है बेटा। ये नाम लिखने का ऐसा तरीका है कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि पहले हम क्या लिखेंगे, पहले वर्ड रूट लिखेंगे क्या, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे या पहले सफिक्स। पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर सफिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इस प्रीफिक्स में आते क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा जरा प्रीफिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर मैं यहां प्रीफिक्स की बात करूं तो बेटा प्रीफिक्स का मतलब यहां पर 2 तरीके से प्रीफिक्स बोले गए। एक बोला गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और एक बोला गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। एक बोला गया 2 डिग्री प्रीफिक्स,
एक बोला गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसी को लोगों ने सेकेंडरी और प्राइमरी भी बोला, इसी को लोगों ने क्या बोला, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन आप इसे 2 डिग्री और 1 डिग्री से ही याद रखें, क्योंकि ये ध्यान रखना इजी हो जाता है। और आपको पता है यार, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि यार ये 2 डिग्री क्या है, ये 1 डिग्री क्या है। हर एक चीज का मतलब समझो ना, कि ये मैं 2 डिग्री लिख रहा हूं तो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या आना चाहिए इस 2 डिग्री में। अब बात आती है इस 2 डिग्री में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर 2 डिग्री की बात करूं बेटा, तो 2 डिग्री में हमेशा क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। अब यार एक चीज बताओ, सब्स्टिट्यूएंट की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूएंट में अभी आपने देखा था, क्या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्केन लिखते हो, नहीं, एल्काइल लिखते हो। हेलोजन को क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखते हो, नहीं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लिखते हो। मतलब अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट में आर को मैंने क्या बोला था, एल्काइल बोला था, और हैलाइड को मैंने क्या बोला था, हैलाइड को मैंने कहीं ना कहीं हेलो बोला था, हेलो, हेलो हैलाइड। ठीक है, चलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है भैया, 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है कि वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड, अभी मैं आपको कुछ ही वर्ड बताऊंगा यहां पर, जैसे हम साइक्लिक पढ़ेंगे तो मैं यहां पर पूरी तरीके से साइक्लिक वर्ड का यूज करने वाला हूं। यहां पर 2 और आते हैं, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, लेकिन अभी वो आपके काम के नहीं है बेटा, इसलिए अभी आप बाईसाइक्लो और स्पाइरो नहीं पढ़ो, अभी आप सिर्फ साइक्लिक को समझो, जो आपने सुना है, जो आपने पहचाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आती है, साइक्लिक आती है। ठीक, 2 डिग्री में क्या आता है, 2 डिग्री में आता है जो कंपाउंड लगा है वो क्या, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है। 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या आता है कि वो कंपाउंड कैसा है, ओपन चेन में है या साइक्लिक में। ओपन चेन में है तो कुछ नहीं लिखते हैं, साइक्लिक में है तो साइक्लिक में हम साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर इस साइक्लिक को हम किससे प्रोनाउंशिएट करेंगे, हम इसे साइक्लो वर्ड से प्रोनाउंशिएट करेंगे। मतलब क्या हमें लिखना चाहिए हमेशा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। मतलब वो साइक्लिक है तो वर्ड साइक्लिक हेक्सेन नहीं, साइक्लो हेक्सेन आएगा। ठीक है, चलिए वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट किसे बताता है, वर्ड रूट बताता है बेटा, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। वर्ड रूट किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, वो भी किसमें, प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। अब इन सभी बातों को हम समझेंगे, ठीक है, कि ये क्या है, आपने ये पेरेंट कार्बन चेन लेंथ किसे बोला, हम ये अभी पूरी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इनके मतलब को समझो कि क्या है पेरेंट कार्बन चेन। क्या है पेरेंट कार्बन चेन, वो मेन चेन है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं। कार्बन मेन चेन कौन सी है, पेरेंट चेन वो है जिसे हम मेन चेन की तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। अब आती है बात सफिक्स की, अभी मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए सफिक्स के बारे में देखें। सफिक्स में क्या लिखते हैं, सफिक्स में जो पार्ट आता है ना बेटा, सफिक्स में पार्ट आता है 1 डिग्री और 2 डिग्री। यहां पर भी 2 तरीके से, 1 डिग्री और 2 डिग्री। लेकिन आप मुझे यह बताओ, जैसे मैंने यहां पर 2 डिग्री को पहले लिखा है, ध्यान दिया था आपने, 2 डिग्री को मैंने यहां पर क्या लिखा था, पहले लिखा था, और 2 डिग्री को बेटा पहले लिखा था, 1 डिग्री को बेटा बाद में लिखा था। इसका मतलब पहले क्या आएगा, पहले 2 डिग्री आएगा और फिर क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा। पहले 2 डिग्री आएगा, फिर क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा। वर्ड रूट में क्या आता है, वर्ड रूट में कहीं ना कहीं मेन कार्बन चेन लेंथ आती है। कौन सी आती है, मेन कार्बन चेन लेंथ। अब बात आती है सफिक्स की। सफिक्स में क्या आता है, सफिक्स में भी 2 तरीके के होते हैं। सफिक्स में 2 तरीके से, किस तरीके से यूज किया जाता है, सफिक्स में पहले आता है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री। पहले आता है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री। मतलब 1 डिग्री सफिक्स सबसे पहले लिखेंगे और 2 डिग्री सफिक्स उसके बाद में लिखेंगे। अब बात आती है कि सर ये 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 1 डिग्री सफिक्स का क्या मतलब है। तो बेटा 1 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं, 1 डिग्री सफिक्स में एल्क एन है, ईन है या आइन है। क्या मतलब है, अगर सिंगल बॉन्ड है
अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हमने हमेशा क्या बोला है, सिंगल बॉन्ड को हमेशा हमने एल्केन बोला है। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस डबल बॉन्ड को हमेशा हमने क्या बोला है, एल्कीन बोला है। हमेशा उसको हमने क्या बोला है, एल्कीन बोला है। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होते, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्रिपल को हमेशा हमने एल्काइन बोला है। इसका मतलब जरा इनके बाद वाले वर्ड को देखिए, तो बाद वाले वर्ड कौन कौन से हैं, बाद वाले वर्ड हैं एन, इन और आइन। तो यहां पर जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। तो पूरा एल्केन नहीं लिखना है, एन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये कहां से आया है, ये इस तरीके से लिखता है। ठीक है, 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री किसके लिए बना है, 2 डिग्री बना है बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिए। जब फंक्शनल ग्रुप को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा ना तो आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी बताऊंगा। तो ये किसके लिए आता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आपने कार्बोक्सिलिक पढ़ा था, ठीक है, आपने कीटोन सुना था, आपने एल्डिहाइड सुना था। तो कीटोन में जैसे ओन लगता है, 2 मेथाइल पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ओन जो वर्ड है ना, ओन वर्ड यूज होता है सफिक्स का। तो मैं इसके बारे में पूरा प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 2 डिग्री को हैंडल करते हैं। लेकिन इस पैटर्न को जरा ध्यान देखिए, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर मेन वर्ड रूट और फिर सफिक्स की बारी आती है। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स की बारी आती है। बेटा एक चीज बताओ, प्रीफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स में सबसे पहले 2 डिग्री आता है, 1 डिग्री नहीं आता। कौन सा आता है, 2 डिग्री आता है। लेकिन अगर मैं यही सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स में सबसे पहले 1 डिग्री आता है देन 2 डिग्री आता है। प्रीफिक्स में 2 डिग्री देन 1 डिग्री, सफिक्स में 1 डिग्री देन 2 डिग्री। क्लियर है बात, क्लियर बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यही करके दिखाता हूं जिससे आपका नाम क्लियर हो जाए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं, बताइए जरा मुझे कार्बन कितने हैं। क्या यहां पर कार्बन आपको 5 दिख रहे हैं, क्या आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, और स्ट्रेट चेन दिखते ही क्या आपको कार्बन यहां पर कुछ इस तरीके से 5 कार्बन आपको दिख रहे हो, ठीक, 5 कार्बन है। क्या कोई भी मेन चेन से कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, मेन चेन से कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या। जैसे अगर मान लीजिए ये मेन चेन होती इस तरीके से और कोई ग्रुप मैं यहां लगा देता, तो ये जो ग्रुप है इस मेन चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा है, तो भैया यही तो सब्स्टिट्यूएंट था, यही तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या ऐसी कोई भी चीज आपको यहां दिख रही है क्या आपको ऐसी कोई भी चीज आपको यहां दिख रही है, नहीं। इसका मतलब क्या यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बेटा, तो मुझे आप ये बताओ कि भैया जब सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो क्या कोई प्रीफिक्स का 2 डिग्री वाला पार्ट क्या आएगा, नहीं आएगा। जब कोई सफिक्स प्रीफिक्स है ही नहीं, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो क्या 2 डिग्री की जगह कोई नाम लिखा जाएगा, नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी का नाम आपने सुना होगा, 3 वर्ड के नाम होता है, मतलब 3 चीज यूज करते हैं। जैसे रमेश कुमार यादव, रमेश कुमार यादव। अब कहीं कहीं किसी का नाम रमेश यादव भी होता है, तो अगर कुमार नहीं लगाता है तो जबरदस्ती थोड़ी लगा दोगे कुमार, क्यों भाई। अगर कुमार नहीं लिखता है तो जबरदस्ती थोड़ी, नहीं भैया कुमार अच्छा लगता है यार, सुनने में बढ़िया लगता है, अरे ठीक है यार उसका नाम है रमेश यादव। किसी का नाम रमेश कुमार यादव है तो ठीक है, उसके कुमार को लगा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने मन से नहीं लगाना होता है, जब कोई चीज प्रेजेंट हो तभी इन्वॉल्व होगी, वरना इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री प्रीफिक्स की, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक वर्ड आता है। क्या आपको ये ओपन चेन दिख रहा है या आपको साइक्लिक दिख रहा है, क्या आपको ये ओपन चेन दिख रहा है या आपको साइक्लिक दिख रहा है। तो आपको ये ओपन चेन दिख रहा होगा, और ओपन चेन को लिखने के लिए कुछ भी यूज नहीं करते, ओपन चेन को लिखने के लिए कुछ भी यूज नहीं करते। हम किसे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब साइक्लिक होता, जब वो कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड होता तो मैं जरूर साइक्लो वर्ड का यूज करता। तो क्या पूरी तरीके से
प्रीफिक्स वाला पार्ट अपने पास प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर मैं इसे कैसे प्रीफिक्स लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। अब बात आती है वर्ड रूट की। वर्ड रूट में हमने बताया था आपको कि एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ। ये कहानी हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इसी तरीके से 3 तक 12 तक अपन ने पढ़ रखा है। तो मुझे बताओ, क्या सिंपल वर्ड में सबसे पहले क्या मुझे 5 कार्बन दिख रहे हैं? और जब 5 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या सबसे पहला वर्ड पेंट आना चाहिए था? सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए था? पेंट। अब ये एन है, इन है या आइन है, क्या ये मुझे 1 डिग्री बताने वाला है? एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या एन है? इसका मतलब पेंट के आगे क्या लग जाएगा? एन। क्या आपको कोई फंक्शनल ग्रुप यहां दिख रहा है? मैंने बनाया ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप, इजी एग्जांपल दिया था। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो क्या उस पार्ट का कोई भी चीज यूज होगा? नहीं। सफिक्स कौन सा यूज हुआ? सिर्फ 1 डिग्री, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। तो देखो नाम हमने कितना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, हमें ऐसा लगता है पेंटेन, अरे इजी है यार। तो पेंटेन इजी है, कौन कह रहा टफ है? इजी है। लेकिन जब बड़े कंपाउंड बनाऊंगा ना, तो यही पॉइंट तुम्हें आंसर तक लेके जाएंगे। तो चीजों को छोटे के लिए नहीं सीख रहे हैं अपन, छोटे से पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े पार्ट तक पहुंच रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या मुझे क्लियरली समझ में आया कि ये पेंट एन बना हुआ है? क्या बना हुआ है? ये पेंट एन बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक, चलिए, क्या अब हम शुरू करते हैं एल्केन की नेमिंग। उसके क्या रूल होंगे? एल्कीन की नेमिंग, उसके क्या रूल होंगे? एल्काइन की नेमिंग, उसके क्या रूल होंगे? और साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, और उसके क्या रूल होंगे? हमें यही समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। क्या एल्केन की नेमिंग किस तरीके से करते हो? ठीक है, यही बात है। क्या अभी भी आपको सारी चीजें पता है कि सबसे पहले हम किसे लिखते हैं? सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर हम किसे लिखते हैं? फिर हम वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर हम किसे लिखते हैं? फिर हम कहीं ना कहीं सफिक्स को लिखते हैं। क्या यही पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए? और यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब रूल में यही पार्ट तो आना चाहिए था। ठीक, तो सबसे पहले किसे यूज करते हैं? प्रीफिक्स, देन किसे यूज करते हैं? वर्ड रूट, एंड देन किसे यूज करते हैं? सफिक्स। जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान दियो। मान लो मेरे पास सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो कैसे हम नाम को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पर रूल बनाया गया वो रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ। सबसे पहला पार्ट ही क्या है? सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ। क्या मतलब है इसका? चेन लेंथ है क्या? ये लेंथ कैसे नापोगे? कहीं स्केल से तो नहीं नापोगे, नहीं, स्केल से नहीं नापना है, स्किल से नापना है। स्केल से नहीं नापना है, स्किल से नापना है। ठीक है, क्या है स्किल? देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक कार्बन की चेन है और मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ठीक, अब आपको समझना होगा पूरी प्रॉपर वे में, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो यार मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कैसे करनी चाहिए यही सीखना है। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं इसके टर्मिनल पॉइंट से, क्योंकि काउंटिंग किसी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही तो करोगे, 20 से तो नहीं करोगे, किसी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ही तो करोगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो क्या मुझे दिखना चाहिए था? 1 है, 2 है, 3 है। अगर मान लो मैं यहां 4 जाता, मान लो अगर मैं 4 चला जाता तो क्या मेरे पास चेन लेंथ 4 कार्बन की होती? सही कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आगे जाता हुआ देखूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर 3 कार्बन है, मतलब कहानी 6 तक जाने वाली है, कहानी 4 तक नहीं जाने वाली। तो मैं छोटी चेन को सिलेक्ट करूंगा या मैं बड़ी चेन को सिलेक्ट करूंगा? तो बेटा यहां लिखा हुआ है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, अब आते हैं नाम के बारे में। नाम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा।
क्या मुझे नंबरिंग करनी चाहिए थी, किस तरीके से नंबरिंग करनी चाहिए थी, यह भी सीखने वाला है। मैं चाहता तो मैं इसे यहां से भी तो नंबरिंग कर सकता था, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी कि मुझे वहीं से नंबरिंग करना है। लेकिन अब मैं इसके दूसरे रूल को आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा रूल कहता है कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लें तो उस चेन लेंथ में सबसे पहली बात है आप उसी चेन लेंथ को सिलेक्ट करेंगे जिस चेन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन, चेन लेंथ पर सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, दूसरा सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और तीसरा उनकी नंबरिंग मिनिमम होगी। अब मैं इसे एक बार में लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द कार्बन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ विथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, विथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, और उन सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, विथ मिनिमम नंबरिंग। क्या करना है, मिनिमम नंबरिंग करनी है। मतलब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फिर क्या सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, और फिर क्या करना है, उस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग देनी चाहिए। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो बेटा, अगर यहीं पर ये स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं, मान लो अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता तो क्या नंबरिंग में 1 2 3 4 5 और 6 आते। 6 कार्बन तो अभी भी मिल रहे हैं, 6 कार्बन अभी भी मिल रहे हैं, मतलब हमने चेन तो सही सेलेक्ट की है। लेकिन क्या अगला रूल कहता है विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं, एक। कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको, एक। तो मुझे बताओ, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों की इक्वालिटी होल्ड हो गई, मतलब दूसरा रूल तो पूरी तरीके से सही जा रहा है। तीसरे की बात करते हैं, विद मिनिमम नंबर। क्या इसे मिल रहा है 3 और इस वाले में इसे मिल रहा है 4, तो मुझे बताओ 3 को लें या 4 को लें, 3 को। इसका मतलब ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? फिर से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद उस चेन लेंथ में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। तीसरा, जब सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख गए, फिर हमें क्या देखना है कि उन सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग देनी चाहिए। उन सब्स्टिट्यूएंट को क्या देनी चाहिए, मिनिमम नंबरिंग देनी चाहिए। एक बात और क्लियर करते हैं इसमें कि सर आपने नीचे से नंबरिंग क्यों नहीं की। अगर मान लो मैं नीचे से नंबरिंग करता तो क्या इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक साइड 3 कार्बन दिख रहे, एक साइड 2 कार्बन दिख रहे और एक साइड 1 कार्बन दिख रहा है, मैं 1 कार्बन को लूंगा तो क्या कहीं ना कहीं चेन लेंथ छोटी नहीं हो जाएगी? सोच के देखिए आप। इसका मतलब अगर मान लो यहां पर 2 कार्बन होते, इधर 2 कार्बन होते, तो दोनों इक्वलिटी आती, तो मैं इधर से भी कर सकता था, इधर से भी कर सकता था। आगे आने वाले एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा। जरा इसका नाम लिखते हैं बेटा, नाम लिखते हैं, फिर और एग्जांपल करेंगे और सारी क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर होने वाली है बेटा। एकदम निश्चिंत रहें आप यहां इस प्लेटफॉर्म पे सीख के ही जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो क्या आपको सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना चाहिए, और प्रीफिक्स में क्या आता है बेटा, प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या आपको दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे क्या यही एक चीज है, सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, और एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या नाम देते हैं, हम उसे मिथाइल बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। मैंने मीथेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीथेन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें मेन चेन का नाम लिखना होता है। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा एल्केन नहीं एल्काइल लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा एल्केन नहीं एल्काइल लिखते हैं। अब ये मिथाइल, मान लो अगर किसी ने नाम पूछा तो उसको बोल दोगे कि मिथाइल लगा हुआ है। अब यार मिथाइल तो कहीं भी लग सकता है, 1 पे भी लग, 2 पे भी लग सकता था, 3 पे भी लग सकता था, 1 पे लगनी, 1 पे अगर तुम लगाओगे ना तो चेन लेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 पे नहीं, 2 3 4 ऐसे समथिंग। तो अगर मैं मिथाइल की स्पेसिफिक पोजीशन बता दूं तो क्या ये पहचानना और इजी हो जाएगा कि यही वाले कंपाउंड की बात हो रही है। इसका मतलब हमेशा उसकी पोजीशन को जरूर बताते हैं। ये 3 क्या है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये इसकी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है।
जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसकी क्या बता रहा है, ये यहां पर पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 क्या है, पोजीशन है। 3 पे क्या लगा था, मिथाइल लगा था, ठीक है भैया। क्या ये साइक्लिक है, नहीं, तो साइक्लिक वाला वर्ड तो चला गया। अब उसके बाद क्या आता था, याद करो, वर्ड रूट आता था। अच्छा, वर्ड रूट का मतलब क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, क्या आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, और 6 कार्बन को हम नाम क्या देते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्स नाम देते हैं। 6 कार्बन को जब हम हेक्स नाम देंगे तो अब मुझे बताओ ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्या आपको दिख रहा है सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या यहां एन आना चाहिए था। तो बताओ इसका नाम क्या होता, 3 मिथाइल हेक्सेन नाम होता। क्या नाम होता है इसका, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये एकदम एकदम समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो क्या मुझे आईयूपीएसी नाम में एल्केन की नेमिंग करने में कोई भी दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो इसका नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। जरा और एग्जांपल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नाम लिखिए बेटा, नाम लिखिए, नंबरिंग करिए, नाम लिखिए, नंबरिंग करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसे, फिर नीचे वाले पे आएंगे। क्या मुझे दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन, अब आपको जल्दी सेलेक्ट करना है ना, आप यहां जाया करो जहां वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट से ना हमें डायरेक्शन का पता लगता है कि इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यार डायरेक्शन का पता लग रहा है तो सोच के देखो एक बात, कि अगर मैं डायरेक्शन को इस तरीके से कंपेयर कर लूं कि यार इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 3 और 2 को ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 3 इधर होते, 2 इधर होते, 1 इधर होता, तो 3 और 2 को सिलेक्ट करते। मतलब क्या तुम उस पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कहां जाना चाहिए, इस पॉइंट पे जाना चाहिए। क्या मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे 1, 1 और 2 है, तो किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो क्या आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख गई, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब बात आई नंबरिंग की। यार एक चीज बताओ, क्या नंबरिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी आएगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी आएगा, सब्स्टिट्यूएंट की कहानी भी खत्म। अब आती है मिनिमम नंबरिंग। अच्छा एक बात बताओ, यहां से करोगे तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि यार यहां से करने पे 3 नंबरिंग आएगी, लेकिन यहां से करने पे दूसरे पे ही आ जाएगा। तो बताओ नंबरिंग कैसे करनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स कौन है सब्स्टिट्यूएंट में, एक कार्बन, एक कार्बन को लिखते हैं मिथाइल, किस जगह पे लगा है, 2 पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बोला, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन क्यों बोला, एन का मतलब वो क्या है, वो वहीं पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या यूज किया, 1 डिग्री सफिक्स यूज किया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पर ध्यान देना। नंबरिंग की बात करें तो अब मेरे ख्याल से आप फास्ट कर सकते हो। इस पॉइंट से देखा, 1 है, 1 है, 3 है, तो एक एक में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे आप, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई भैया। नंबरिंग में मिनिमम नंबरिंग भी आ गई, तो मिनिमम नंबरिंग भी मेरे को मिल गई। तो मुझे बताओ क्या ये 1 2 3 4 5 में कुछ इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए थी, और जब इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए मतलब 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, एक कार्बन लगा है, एक कार्बन लगा है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल। कितने की वर्ड रूट है, कितने की वर्ड रूट है, क्या 5 कार्बन की वर्ड रूट है, और 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। बताओ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, एन लिखते हैं। इसका मतलब नाम होगा 2 मिथाइल पेंट एन। देखो कितना इजी हो गया। चलिए अब कुछ नई चीजों की बात करते हैं इसी में ऐड करते हुए। अगर मान लीजिए सेम सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन वो 2 बार लगे हुए हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन सेम चीज लगी हो तो एक को तो कुछ नहीं लिखते, लेकिन 2 अगर लगे हो, सेम 2 लगे हो तो उसको डाई बोलते हैं, 3 हो तो उसको ट्राई बोलते हैं, 4 हो तो उसको टेट्रा बोलते हैं। उसी तरीके से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट की। जरा एग्जांपल देखिएगा। क्या यहां मुझे दिख रहा है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, मुझे दिख रहा है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप
इस ओर भी जा सकते थे, इस ओर भी जा सकते थे, दोनों में एक एक कार्बन। तो आगे बढ़ गए, यहां देखा, यहां 2 कार्बन है, ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर मिलेंगे, यहां 1 कार्बन है, कम नंबर मिलेंगे। मतलब क्लियर पता लग गया कि भैया ये है लॉन्गेस्ट चेन। क्या आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या आप एक बात ये बताइए मुझे, नंबरिंग कहां से करोगे आप? क्या यहां से नंबरिंग करने पर आपको दिख रहा है ये है 2 3 आ जाएगा, यहां से 2 आएगा? तो भैया सिंपल बताऊं, पहला मिनिमम देखा करो, पहला मिनिमम, और नंबरिंग शुरू कर दो, जरूरत ही नहीं है किसी और को देखने की। पहला मिनिमम यहां से तो 3 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है, तो पहला मिनिमम कौन है? 2। मतलब बिना सोचे समझे अब आप नंबरिंग इसको शुरू कर सकते हो। क्या आपको नंबरिंग करने में कोई भी दिक्कत आएगी? नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब अब आते हैं नाम पे। अब यार 2 पे भी मिथाइल है और देखो 3 पे भी मिथाइल है, तो अगर मैं 2 मिथाइल भी लिखूंगा, मैं 3 मिथाइल भी लिखूंगा, तो यार एक चीज बताओ, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल कहीं ज्यादा नाम नहीं हो गया? तो क्या मैं इसे 2 बार मिथाइल ना लिख के इसे डाई के फॉर्म में मिथाइल लिख दूं? मतलब जिस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे लगा है और कहां लगा है? 3 पे लगा है। कितने लगे हैं? 2 लगे हैं, तो 2 को हम क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं। क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? मतलब यहां पर हम मिथाइल लिखेंगे। तो बताओ मुझे 2,3 डाई मिथाइल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और डाई मिथाइल के बाद अब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन को हम पेंटेन लिखेंगे। 5 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन को हम पेंटेन लिखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन की बात हो रही है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत बेवकूफ बना सकते हैं चेन सेलेक्ट करने के वक्त। इसे बहुत ध्यान से देखिए। जैसे क्या होता है ना, अपने माइंड में एक बात आती है कि यार अगर सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ऐसा कि यार मेन चेन से जो कुछ भी लगाओ सब्स्टिट्यूएंट है वो। नहीं, पहले मेन चेन सेलेक्ट तो करो। पहले मेन चेन तुम सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। क्या इस कार्बन से अगर तुमने ये चेन लेन सेलेक्ट की होती तुम गलत हो गए होते? ये गलत है। क्यों गलत है? क्या आपको समझ में आया क्यों गलत है? समझो, चीजों को समझो कि गलत क्यों है। यार एक चीज बताओ, इस सेम कार्बन से क्या यहां 2 कार्बन दिख रहे हैं? इथाइल का मतलब क्या है? 2 कार्बन। और यहां कितने दिख रहे हैं? 1 कार्बन। तो क्या मैं मेन चेन में इसे ना लेकर मेन चेन में मुझे इसे लेना चाहिए था, और ये बिल्कुल सही आ जाता, और ये क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। क्या मुझे दिख रहा है कि इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो क्या ये कुछ इस तरीके से था? अब बताओ तुम, क्या तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ये करनी चाहिए थी? यही तो इसका सही मेथड है। तो गलती कहां हो रही है मुझे ये समझने वाला है। अब आते हैं नंबरिंग पे। जरा नंबरिंग तो बिल्कुल इजी हो गई है। दिख रहा है कि ये पास में यही है, इधर से नंबरिंग होगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब मुझे बताइए नाम क्या लिखेंगे? अब आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो अगर तुमने गलती से 2 इथाइल लिख दिया होता तो क्या तुम गलत हो गए होते? तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है बेटा, ठीक है? तो 3 पे क्या है? मिथाइल है। एंड देन क्या है? हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है। एन है, ईन है या आइन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूं। जब नाम लिखा हो ना, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जब नाम लिखा हो तो नाम से क्या बनाया जा सकता है? स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कैसे? जब हम नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमें नाम के पीछे से चलना होता है हमेशा। रूल क्या हमेशा है? हमेशा आप यहां पर क्या फॉलो करें? आप यहां पर हमेशा बैकवर्ड पोजीशन को फॉलो करें। किसको फॉलो करें? बैकवर्ड। बैकवर्ड पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पहले है हेक्सेन। हेक्सेन कैसा बनता है? 6 कार्बन का। बना दिया आपने 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का बना दिया, हेक्सेन बन गया। क्या मुझे 1 2 3 4 अपने मन से लिख देना चाहिए? अपने मन से लिख दो। तुम्हारा मन करे लेफ्ट से लिख दो, तुम्हारा मन करे राइट से लिख दो, तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसा लिख दो। मतलब क्या यहां पर हेक्सेन में ऐसे बना सकता हूं? अब बात आती है कि हेक्सेन बनाने के बाद क्या 3 पे मिथाइल था? तो भैया 3 पे क्या लगा दिया? 3 पे मिथाइल लगा दिया। मतलब 1 कार्बन यहां नीचे लगा दिया।
अब बताओ क्या ये एग्जैक्टली ऐसा ही तो दिख रहा है? तो मुझे नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और स्ट्रक्चर से नाम बनाना आना चाहिए। जब आप ये दोनों चीजें बना लोगे ना तो आपके लिए IUPAC बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं। यहां मैं नाम लिख रहा हूं, आप जरा स्ट्रक्चर बनाइएगा। नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, जरा स्ट्रक्चर बनाइएगा। 2 मिथाइल हेक्सेन, स्ट्रक्चर बनाइएगा। 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन, स्ट्रक्चर बनाइएगा। फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर बनाए बेटा। 3 स्ट्रक्चर है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने IUPAC सीखी है या नहीं सीखी, क्योंकि यही पूरा पार्ट 11th में आता है। पूरा का पूरा यही पार्ट 11th में आएगा। देखिए जरा, क्या मैंने कहा हमेशा किसे फॉलो करना है? बैकवर्ड। हमेशा कैसे चलना है? बैकवर्ड चलना है। बैकवर्ड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखिए, पेंटेन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पेंटेन। तो मुझे क्या बनाना चाहिए? मुझे 5 कार्बन की चेन बनानी चाहिए, पेंटेन। क्या नंबरिंग अपने मन से करोगे? बिल्कुल सर, अपने मन से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नंबरिंग अपने मन से कर दी। कहां पे मिथाइल लगाया? 3 पे मिथाइल लगाया, मतलब 3 पे क्या लग जाएगा? मिथाइल लग जाएगा। ठीक है, बात करें हेक्सेन की, पहले आप क्या बना लो? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कहां पे मिथाइल लगा है? 2 पे, तो ये रहा 1, ये रहा 2। अपने मन से लगा दिया, बन गया। लो, स्ट्रक्चर बन गया। अब आप सोचो, इससे तुम ये लिख सकते हो। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम आना चाहिए लिखना। जब बात करते हैं 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन की, हेप्टेन का मतलब क्या हो गया? 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। कहां पे है? 2 पे है, 3 पे है। 1 2 3, मतलब 2 पे भी है और 3 पे भी है। लो, बन गया ये स्ट्रक्चर। तो कैसे आपने स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर बनाया? क्या कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही? क्लियर? चलिए एक और पार्ट को कंप्लीट करते हैं, और वो पार्ट कंप्लीट होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जब भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, जब भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, हमेशा मैं वहां पर क्या फॉलो करूंगा? हमेशा मैं वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करूंगा। यही अपना अगला रूल आ जाता है। यही अपना अगला रूल है कि यहां पर मैं क्या फॉलो करने वाला हूं? यहां पर मैं कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने वाला हूं। क्या मतलब है इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का? जरा देखिएगा, एक एग्जांपल जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ऐसा है और यहां कुछ ऐसा है। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। जरा नंबरिंग देखते हैं। यहां इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक। अब बात आती है कि सर मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, लेकिन करेंगे, इसको करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, जी जान लगा देंगे बेटा। चलिए ध्यान से बेटा, ध्यान से। गलती नहीं हो रही है, गलती तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी तभी सुधार होगा, ठीक है। ये सोच के काम करना है अपने को। जरा ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज दिख रही है, इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट से ऊपर भी 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन, तो किसी एक को ले लो। मैंने ऊपर वाले को ले लिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, मतलब किसी एक को लेते हैं, मतलब ये है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग मैंने आपसे कहा था, पहला मिनिमम आपको हमेशा क्या करना है? फर्स्ट मिनिमम। बस फर्स्ट मिनिमम आपने देख लिया ना, आप नंबरिंग शुरू कर दो। 1 2 है, 1 2 3 है, मतलब नंबरिंग पहले मिनिमम से ही स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं यहां से करता ना तो 3,4 5 3,5 मिलता। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं आपको एक बार और बना के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2, यहां से आपने कर रखी है 1 2 3 4 5 और 6, क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर 3,5 है और यहां पर 2,4 है? बताओ मिनिमम कौन है? ये है। इसका मतलब मिनिमम को लेते हुए ही मुझे आंसर करना है। तो मुझे बताओ, क्या यहां पर मिनिमम 2,4 है? मतलब क्या यहां 2,4, मतलब 2 पे क्या आएगा? मिथाइल, और 4 पे क्या आएगा? इथाइल। अब बात आती है कि सर अगर 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो एक बात तो समझ में आ गई ना भाई, ये गलत क्यों है ये वाला?
क्योंकि यहां पर क्या है, मिनिमम है नहीं। तो बताओ ये मिनिमम है नहीं, इसका मतलब मुझे एक बात तो क्लियर पता लग गई कि यहां 3,5 नहीं 2,4 लेंगे। ठीक है यार, मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एम से शुरू हो रहा है, इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ई से शुरू हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है, बताइए जरा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है? इसका मतलब ई पहले आता है, तो पूरा पूरा नाम होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन वर्ड रूट में दिख रहे हैं आपको? क्या आपको 6 दिख रहे हैं? इसका मतलब हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एन। अब बताओ नाम क्या होगा? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्योंकि यहां हम कभी नंबर्स को नहीं देखते, यहां हम नंबर्स ना देखकर हम उसके अल्फाबेट को देखते हैं। हम उसके क्या देखते हैं? अल्फाबेट को देखते हैं। जरा और देखते हैं, नेमिंग और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको हैलाइड लगा के दिखाया था, याद हो तो। क्लोरो है, ब्रोमो है, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहली बात, नंबरिंग कहां से करें? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमेशा मिनिमम नंबरिंग ही देनी है हमें सब्स्टिट्यूएंट को। जब मिनिमम नंबरिंग ही देनी है सब्स्टिट्यूएंट को, तो मुझे बताइएगा क्या ये मिनिमम नंबरिंग मुझे दिख रहा है? पहला मिनिमम उधर से ही आने वाला है। पहला मिनिमम जब उधर से ही आने वाला है, तो आप बताओ क्या 2 पे क्लोरो होगा और 5 पे क्या होगा? ब्रोमो होगा। मतलब 2 पे क्या है? क्लोरो है, 5 पे क्या है? ब्रोमो है। तो मुझे बताओ बेटा, 5 ब्रोमो पहले लिखोगे या 2 क्लोरो पहले लिखोगे? तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? 5 ब्रोमो। तो नाम हो जाएगा 3 पे है ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है बेटा, 5 पे नहीं है। किस पे है? 3 पे। तो मुझे बताओ पहले आप ब्रोमो लिखोगे या पहले आप क्लोरो लिखोगे? पहले आप ब्रोमो लिखोगे। तो क्या है? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और पूरा क्या है? हेक्सेन। तो नाम में क्या आ जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम आप लिख सकते हो। तो नाम आएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। एक और क्वेश्चन करिएगा जरा, इसका नाम लिखिए आप, ब्रोमो। ऐसा है कुछ, थोड़ा ज्यादा सा हो गया, एक इसको कम करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहले मिनिमम को देखो। पहला मिनिमम, अगर पहला मिनिमम इक्वल है आगे बढ़ जाओ। फिर दूसरा मिनिमम, अगर दूसरा मिनिमम भी इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ। मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीजें डिफरेंशिएट कर देंगी। जरा ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आती है कि यार इधर से करने पे भी 2 मिल रहा है, इधर से करने पे भी 2 मिल रहा है, लेकिन 2 के बाद 3 मिल रहा है, और यहां 2 के बाद एक गैप है 4 मिल रहा है। तो यार 2 के जस्ट बाद अगर 3 मिल जाए तो 2 3 या 2 4, 2 3 मिनिमम है। मतलब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 और ये 6 है। तो जरा मुझे बताइएगा एल्केन की नेमिंग में क्या मुझे दिख रहा है? 2,3 डाई मिथाइल लिखा हुआ है, 2,3 डाई मिथाइल लिखा हुआ है, और 5 पे क्या लिखा हुआ है? ब्रोमो लिखा हुआ है। बेटा एक बात बताओ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है डाई ट्राई टेट्रा, ये कभी भी नॉट इंक्लूडिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। नॉट इंक्लूडिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट इंक्लूडिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब ये M है इसका अल्फाबेट, या D है इसका अल्फाबेट M है। इसका अल्फाबेट क्या है? B है। इसका मतलब पहले नाम आएगा 5 ब्रोमो, फिर आएगा 2,3 डाई क्लोरो, डाई मिथाइल है, डाई क्लोरो नहीं है, डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में हेक्सेन आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? हेक्सेन। तो पूरा नाम क्या हो गया? 5 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब ये क्लियरली आपको पता लग चुका है। जरा एक और अच्छा क्वेश्चन है जहां वो रूल आता है, इफ इक्वालिटी इज होल्ड, इफ इक्वालिटी इज होल्ड।
जब इक्वालिटी होल्ड होती है तब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है इसका मतलब, क्या है पहले तो ये समझिए। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से लगा हुआ है, जरा ध्यान देना बेटा। जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा ना, तो इसकी नंबरिंग करने पर मुझे एक बात समझ में आती है, इसको एक बार और बना लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में मुझे इजी हो जाएगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो मुझे नंबरिंग करते हुए दिख रहा है, या तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 3 4 5 6 7, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, या फिर मैं यहां से ना करके यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। जरा यार सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो, यहां पर भी 3,5 है और यहां पर भी 3,5 है। इक्वालिटी होल्ड हो रही है। क्या होल्ड हो रही है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी होल्ड होती है तो मुझे बताओ बेटा, इक्वालिटी होल्ड जब भी होगी हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही क्या करोगे? फॉलोड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 पे मिथाइल है, यहां 3 पे इथाइल है। बताओ इथाइल को पहले लोगे या मिथाइल को? इथाइल को। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। भैया पोजीशन तो 3,5 ही मिल रही थी ना, तो मैं 3 को मिथाइल का M क्यों दूं? मैं 3 का इथाइल का E दूंगा। इसका मतलब 3 पे क्या आएगा? इथाइल। तो अब इसका सही नाम क्या है? सही नाम है 3 इथाइल 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। हेप्ट एन है, इन है या आइन है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। जरा यहां पर एक और एग्जांपल देखो, जरा तुम्हें बताना है भैया, इसका आंसर तुम्हें बताना है। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। बताओ इक्वालिटी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको दिखना चाहिए भाई, आपको दिखना चाहिए। इक्वालिटी होल्ड इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से जाओ या फिर आप राइट साइड से जाओ, आपको दोनों जगह एक ही चीज दिख रही है और वो है इनकी इक्वालिटी, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर की। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये है 2,6। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी है 2,6। तुम मुझे बताओ 2,6 और 2,6 जब इक्वल है तो तुम 2 को क्लोरो दोगे C दोगे या 2 को ब्रोमो का B दोगे? तो भैया ये समझ में आ गया कि ये गलत हो गया है और ये क्या हो गया है? सही। क्योंकि यहां क्या है? इक्वालिटी है, और इक्वालिटी अगर होल्ड होती है तो फिर हमें बाहर कौन निकालता है? अल्फाबेट निकालता है। तो ऊपर वाले का नाम बताइएगा, सही नाम क्या आ जाना चाहिए था? इसका सही नाम आना चाहिए था 2 ब्रोमो। नाम लिखते वक्त बिल्कुल सही से लिखिएगा, अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखते हुए। 6 क्लोरो और फिर क्या है? हेप्टेन है। फिर क्या है? हेप्टेन। तो इस तरीके से अपन प्रॉपर वे में इसका नाम लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आया है कि किस तरीके से ब्रोमो, क्लोरो और ये हेप्टेन जैसी नाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब एल्केन तो हमें प्रॉपर वे में समझ में आ गया। जितना हमें समझना था हमें इतना ही पढ़ना होता है बस अभी के लिए। जब आप 11th में आओगे तो मैं आपको फिर से नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, आईयूपीएसी के और भयंकर भयंकर रूल पढ़ाऊंगा, सारी चीजें रूट चेन वगैरह पढ़ाऊंगा और ज्यादा तगड़ा, मतलब हर एक कंपाउंड को लिखना सिखा देंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही जाने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपना आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, जरा ध्यान से देखियो एल्कीन का क्या मतलब हुआ यहां पे। क्या एल्कीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डबल बॉन्ड आता है। जब हमारे पास क्या आता है? डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड की बात आएगी ना, तो यार डबल बॉन्ड में क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर जो रूल कहता है ना, वो रूल ये कहता है कि सबसे पहला प्रेफरेंस हम देते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहला किसको देते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप को। जब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देते हैं हम? मल्टीपल बॉन्ड को। और जब मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। क्या अभी तक मैंने कोई मेन फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था? नहीं।
क्या अभी तक मैंने कोई मल्टीपल बॉन्ड पढ़ा? नहीं, सिर्फ क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए बार बार मैं क्या बोल रहा था? मिनिमम नंबर देना है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना है। लेकिन अब मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड भी आएंगे और मल्टीपल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे। इसका मतलब यहां एल्कीन भी आएगी और एल्काइन भी आएगा। अब मैं आपको ये दोनों चीजें बता रहा हूं, पूरी तरीके से समझिएगा कि कैसे इनके नाम लिखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में हमें ये पता लग गया कि मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। आप ये मत सोचिए कि यार सब्स्टिट्यूएंट को तो बहुत दूर नंबर मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? पास नंबरिंग मिलनी चाहिए। सबसे नियरेस्ट नंबरिंग किसको दोगे आप? एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे और इसके रूल पे, जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर अगर मैं बात करूं एल्कीन की, तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास इस तरीके से एल्कीन बनी है और इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, तुम मुझे बताओ मैंने सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है? मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस देना है मल्टीपल बॉन्ड को। क्या मल्टीपल बॉन्ड यहीं से शुरू हो रहा है? इसका मतलब मुझे प्रेफरेंस किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। कुछ मत सोचो, नंबरिंग यहीं से शुरू कर दो, 4, 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। जरा मुझे बताओ, क्या जब मैं नाम लिखता हूं तो नाम में सबसे पहले क्या लिखता हूं? प्रेफिक्स। फिर क्या लिखता हूं? वर्ड रूट। और फिर क्या लिखता हूं? सफिक्स। क्या यहां सफिक्स आने वाला है? इन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्या वर्ड रूट में एल, कोई भी एल आएगा, 4 कार्बनो 5 कार्बनो, और यहां कोई ना कहीं एल्काइल ग्रुप आएगा या फिर हेलो ग्रुप आएगा? यही तो आना चाहिए। मतलब अब हम नाम जब लिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पेंट एन नहीं, पेंट इन लिखेंगे, हेक्स एन नहीं, हेक्स इन लिखेंगे, क्योंकि इन यहां पर आ चुकी है। जरा नाम पे आते हैं बेटा, नाम पे आते हैं। नाम पे आइए, देखिए जरा यहां पर मुझे बताइए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम प्रेफिक्स लिखते हैं। बेटा प्रेफरेंस देना अलग है कि आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, लेकिन आप सबसे पहले किसको लिख रहे हो, यह बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्या आप सबसे पहले अभी भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, अभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखते हुए 5 मिथाइल लिखोगे? क्या वर्ड रूट हेक्स है? हेक्स लिख दोगे। एन लिखोगे, इन लिखोगे या आइन लिखोगे? इन लिखोगे, क्योंकि यहां इन है। लेकिन अगर इन फर्स्ट पे है तो फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 1 इन भी लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली हेक्स इन भी लिख सकते हो। तो यहां पर ये चीजें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। अब मान लो तुम्हें कहीं ना कहीं इस जगह से तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना होता, तो क्या मैं आपसे यही बोलता हूं कि आपको सबसे पहले कहां चलना चाहिए? बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या करता है? हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन का कोई चेन लेंथ होगी। इन लगा है, क्या वो इन फर्स्ट पे है? अगर कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट पे, मतलब यही लगा दिया, तो भैया नंबरिंग कर लो ना, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। क्या 5 पे मैथिल था? ये रहा मैथिल। देखो एग्जैक्टली यही बन गया कि नहीं बन गया? तो नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम, ये दोनों हमें अच्छे से आने चाहिए। नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम हमें दोनों बढ़िया से आने चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, जरा आगे समझते हैं, चीजों को और अच्छे से समझा जाए। मान लो मेरे पास ऐसा है और इस तरीके से यहां लगा दिया मैंने ये, ठीक। मैंने अभी भी आपसे यही कहा कि प्रेफरेंस किसको दोगे आप? प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड को दोगे या प्रेफरेंस आप सब्स्टिट्यूएंट को दोगे? तो बेटा रूल यही कहता है कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, एमएफजी मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, एमई मतलब मल्टीपल बॉन्ड, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। यही तो दोगे आप। जरा मुझे आप बताओ, क्या यहां से नंबरिंग दिख रही है? 3 पे आने वाला है, यहां से काफी दूर पे जाने वाला है, मतलब मिनिमम नंबरिंग देते हुए, प्रेफरेंस को समझते हुए इसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये है 5, ये है 6, ये है 7? नाम लिखो जरा। 6 पे क्या लिखोगे? मिथाइल। फिर क्या लिखा हुआ है? हेप्ट, क्योंकि वर्ड रूट सबसे पहले लिखोगे, तो क्या लिखा हुआ है? हेप्ट। एन है, इन है या आइन है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। क्या वो इन
फर्स्ट पे है, नहीं, इसका मतलब मुझे उसकी पोजीशन लिखनी होगी, वो है 3 पे, क्योंकि इन जहां से स्टार्ट होती है आप उसी पोजीशन को लिखोगे। आप कभी ये नहीं लिखोगे 3 4 इन, नहीं, जो पहला उसका मिनिमम होगा वही उसकी पोजीशन को बताएगा। ठीक है, चलिए जरा ये चीज इसको बना के देखते हैं, ये हटा दिया जाए। चलिए बढ़िया, अब आते हैं नाम से स्ट्रक्चर। जरा फटाफट बताइए, नाम से स्ट्रक्चर, क्या पहले हेप्ट था तो क्या 7 कार्बन होने चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या अपने मन से नंबरिंग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 3 4 5 6 7। इन कहां लगी है? 3 पे, 3 पे इन लगा दिया। 6 पे क्या लगा है? मैथिल, मैथिल लगा दिया। देखो एग्जैक्टली वही बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब मुझे नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम क्लियर वे में लिखने आना चाहिए। चलिए एक और लिखिए, जरा फटाफट लिखिएगा। अल्फाबेट का ध्यान रखते हुए, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को देखते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए, क्या आपने फाइनल जब 3 चीज सोची तो आपको यह समझ में आया कि नंबरिंग तो यहीं से होगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के आगे सब्स्टिट्यूएंट की नहीं चलती है। अब मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए यहां पे? क्या सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट तो बहुत सारे हैं, मिथाइल भी है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। क्या इनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने चाहिए? मतलब क्या सबसे पहले लिखना चाहिए था ब्रोमो का बी मतलब 5 ब्रोमो, क्लोरो का सी मतलब 6 क्लोरो, मैथिल का एम मतलब 3 मिथाइल, और टोटल है हेप्ट। एन है, इन है या आइन है? इन है, लेकिन इन कहां है? 2 पे है, तो भैया पोजीशन तो लिखनी पड़ेगी, हेप्ट 2 इन। तो इस तरीके से आपने एल्कीन की नेमिंग भी समझ ली कि किस तरीके से एल्कीन की नेमिंग आपको करनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां पर समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल और देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होने वाला है बेटा। आप यहां पर, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से फटाफट लिखते रहिए। चलिए लॉन्गेस्ट चेन के बाद मिनिमम नंबरिंग किसको? प्रेफरेंस को देते हुए। प्रेफरेंस को देते हुए चीजों को समझो तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से यहां प्रेफरेंस हमें देना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, क्या मुझे दिख रहा है कि ये है 1, ये है 2 3 4। अब ऊपर जाऊंगा तो भैया छोटी लेंथ मिलेगी, तो आगे बढ़ते रहो, सबसे लॉन्गेस्ट यही मिल रही है। जरा मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 4 पे मैथिल है, 5 पे मैथिल है, मतलब 3 मैथिल है। 3 को क्या लिखते हो? ट्राई लिखते हो। क्या ट्राई का टी अल्फाबेट में आता है? नहीं। मैथिल का एम, डाई ट्राई टेट्रा का कुछ भी अल्फाबेट में नहीं लेते। 6 पे ब्रोमो, तो भैया दिख रहा है ब्रोमो पहले आएगा, तो 6 ब्रोमो। 4,4,5, 4 पे 2 है, 5 पे 1 है, इसलिए 4,4,5 ट्राई मिथाइल, एंड देन हेप्ट। एन है या इन है? इन है, लेकिन कहां है? 2 पे है, तो नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट 2 इन। यहां पर देखो जरा, नाम लिखिए, नाम लिखिए बेटा, नाम लिखिए, तभी सही कर पाएंगे अपन क्वेश्चंस को, तभी अपन क्वेश्चन को बढ़िया सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा, देखिए ध्यान से, क्या आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है? यहां से आने के बाद यहां तो नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सकता है इसको ईटी लिख देता है, हो सकता है ये इसे क्या लिख देता? ईटी लिख देता। ठीक है, तो जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मुझे 3 पे मैथिल दिख रहा है? क्या मुझे 4 पे क्लोरो का सी दिख रहा है? 6 पे भी मैथिल है, मतलब 2 मैथिल हो गए, डाई मैथिल हो गए। 5 पे ब्रोमो है, दिख गया भैया, ब्रोमो का बी, 5 ब्रोमो, देन 4 क्लोरो, देन 3,6 डाई मेथाइल, देन क्या लिखा हुआ है? हेप्ट। एन है या इन है या आइन है? इन है, लेकिन 1 पे है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इक्वालिटी का करके दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है इक्वालिटी का।
यहां मैंने ब्रोमो दे दिया, यहां मैंने क्लोरो दे दिया। इसको मैं 2 बार बनाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्लियर क्या है। यहां मैंने ब्रोमो दे दिया और यहां मैंने क्लोरो दे दिया। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, और इक्वालिटी में हमेशा किसे फॉलो करते हैं? इक्वालिटी में हमेशा अल्फाबेटिकल को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, उसे ही प्रेफरेंस देते हैं और उसी के बिहाफ पे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जरा यहां नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां से करो तो 1 2 3 4 5 6। अरे यार एक चीज बताओ, एल्कीन की पोजीशन तो 3 यहां भी मिल रही है, 3 यहां भी मिल रही है। सब्स्टिट्यूएंट 2,5 पे आ रहा है, यहां भी 2,5 पे ही आ रहा है। मतलब सारी पोजीशन क्या हो चुकी है? सारी पोजीशन इक्वल हो चुकी है। और जब सारी पोजीशन इक्वल हो चुकी है तो मुझे बताओ मैं ब्रोमो को प्रेफरेंस दूंगा या क्लोरो को? क्योंकि एल्कीन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर से करो तो भी 3 है, इधर से करो तो भी 3 है। एल्कीन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सब्स्टिट्यूएंट की। तो बताओ ब्रोमो या क्लोरो? ब्रोमो। इसका मतलब ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। अब आपको बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज समझ में आ गई है। जरा यहां ध्यान से देखिएगा, तो क्या आना चाहिए था? 2 ब्रोमो, फिर क्या आना चाहिए था? 5 क्लोरो, फिर क्या आना चाहिए था? हेक्स, फिर क्या आना चाहिए था? 3 इन, क्योंकि इन कहां है? 3 पे है, इसलिए पोजीशन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर वे में पूरा ये समझा किस तरीके से क्या सॉल्व किया जाता है, ये क्लियर हो गया है। मतलब मेरे पास यहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अगर मुझे एन और इन की बारी समझ में आ गई तो मुझे आइन में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आइन का पूरा पूरा मैथोलॉजी किस पर बैठता है? पूरी पूरी मैथोलॉजी आपकी आइन पे यही बैठती है। मतलब अगर मैं यहां पर एल्काइन की बात करूं तो एक ही चीज चेंज होने वाली है, वो है डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स वहां पर क्या था? सफिक्स वहां पर इन था, यहां सफिक्स क्या आ जाएगा? यहां सफिक्स आइन आ जाएगा। यहां सफिक्स क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। मतलब अगर मान लो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, तो क्या मुझे यहां पर सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना चाहिए? क्या प्रीफिक्स में हमेशा क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट आएगा। प्रीफिक्स में हमेशा क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना चाहिए था? वर्ड रूट लिखना चाहिए। और वर्ड रूट पे कौन आता है? लॉन्गेस्ट चेन आता है। और फिर क्या लिखना चाहिए? फिर सफिक्स लिखना चाहिए। और सफिक्स में क्या आएगा? सफिक्स में आइन आएगा। सफिक्स में क्या आएगा? आइन, क्योंकि यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। जरा प्रेफरेंस देखें तो क्या सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। तो एग्जैक्टली सेम हो गया है, बस वहां इन था और यहां क्या हो चुका है? आइन हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखियो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां मुझे बताओ, जब मैं नंबरिंग करूंगा तो प्रेफरेंस तो यहीं से देते हुए करूंगा, 1 2 3 4 5 6। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, तो प्रीफिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड रूट में कौन है? हेक्स, तो पहले हेक्स आ गया। एन है, इन है या आइन है? आइन है तो आइन आ गया। क्या 1 पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नाम हो गया हेक्साइन। नाम क्या हो गया? हेक्साइन। देखिए अगला एग्जांपल देखिए जरा, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं और ये लगा देते हैं। बताओ यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम किधर से आ रही है? क्या वहीं से जाना चाहिए? बेटा यहां से देखोगे तो 1 2 3 है, यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 है। इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। नाम लिखो तो नाम लिखते ही समझ में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब 2 क्लोरो, 5 मिथाइल एंड देन हेप्ट एंड 4 आइन, क्योंकि 4 आइन, सॉरी 3 आइन, क्योंकि यहां पर मिनिमम नंबरिंग 3 ही तो है। 4 क्यों लिखोगे भाई? 3 तो लिखोगे, 4 तो उधर से आ रही थी ना। इसीलिए क्या ये नंबरिंग सही है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेमिंग सही है। तो प्रॉपर वे में मैं यहां लिख सकता हूं कि किस तरीके से यहां पर 3 आइन आया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा ना। गलती नहीं करनी बेटा, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आइन बना दिया, ये लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। जरा नाम लिखिएगा, नाम लिखिए बेटा। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा बेटा। क्या मुझे दिख रहा है कि मिनिमम नंबरिंग कहां से आने वाली है? यहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा दिख रहा है भैया। 3 4 5 6 7 किसी को भी दो, एक ही तो कार्बन है।
सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं? 6,6 पे डाई मिथाइल दिख रहा है, 4 पे ब्रोमो दिख रहा है, तो यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 6,6 डाई मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखते हैं। फिर टोटल वर्ड रूट कितने हैं? हेप्ट, मतलब हेप्ट हो गया। एन है, इन है या आइन है? आइन है, लेकिन कहां पे है? 2 पे है, तो हेप्ट 2 आइन हो गया। देखो, अब आप इससे स्ट्रक्चर से नाम बना सकते हो, नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक क्लियर समझ में आया कि किस तरीके से अपन ने एल्केन की नेमिंग, एल्कीन की नेमिंग, एल्काइन की नेमिंग आसान रूप में सीख ली है। तो ठीक है, यही हमें करना है बेटा, और इसी तरीके से लेक्चर को और आगे पढ़ते रहेंगे। अगले पार्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा साइक्लिक और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, एंड देन कुछ रिएक्शंस, और फिर ये टॉपिक को पूरा पूरा क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। एंड पिलते रहिए, पढ़ते रहिए, और संकल्प भारत जेई चैनल को आप पूरी तरीके से ज्वाइन करें। आधार जेई बैच को आपको पूरी तरीके से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू बच्चों।